सभी को मेरा है वो नमस्ते। बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं जो सब इंस्पेक्टर का या आरएस का इंटरव्यू दे रहे हैं, उनसे जो पुलिसिंग से संबंधित विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस है वो जो पूछे जा रहे हैं, विशेष रूप से जो सब इंस्पेक्टर की जो परीक्षा है, जो इंटरव्यू है उसके अंदर। तो आज मैं आप लोगों के सामने जो कुछ जो क्वेश्चंस है या कुछ संभावित क्वेश्चंस जो आपसे इंटरव्यू के अंदर है वो पूछे जाते हैं, उनके बारे में है वो मैं डिस्कशन करूँगा। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने है वो तैयार किए हैं कि ये आपसे हम पूछे जा सकते हैं, तो उनके बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा। जैसे एक बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है कि पुलिस के सामने क्या क्या नई चुनौतियाँ हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पुलिस के सामने है आधुनिक समय के अंदर क्या क्या है वो चुनौतियाँ हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पुलिस से संबंधित जो वर्तमान में बड़ी महत्वपूर्ण जो चुनौतियाँ हैं वो एक तो साइबर क्राइम की है, और दूसरी है वो इकोनॉमिक ऑफेंस की है, और तीसरी जो एक बड़ी समस्या है वो ये है कि हमारा जो नगरीकरण है वो बढ़ रहा है। तो नगरीकरण से संबंधित विभिन्न प्रकार की अपनी समस्याएं हैं। तो आपसे जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसका उत्तर यही दोगे कि सर, बढ़ता हुआ जो साइबर क्राइम है और जो इकोनॉमिक जो ऑफेंस या इकोनॉमिक जो फ्रॉड हो रहे हैं वो पुलिस के सामने है वो बड़ी चुनौतियां हैं। तो उसके बाद में आगे आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लिया कि ये दोनों बड़ी समस्याएं हैं, तो इनका है वो आप कैसे निस्तारण करोगे। तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। हाल ही में आपको ध्यान हो तो पंजाब पुलिस ने इसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक मॉडल के रूप में उभर के आया है कि जो साइबर क्राइम है, तो पंजाब पुलिस ने साइबर क्राइम के लिए अलग से साइबर जो विशेषज्ञ है उनकी भर्ती है वो स्टार्ट की है। इकोनॉमिक ऑफेंस है तो जिन विद्यार्थियों ने सीए की डिग्री कर रखी है उनकी है वो भर्ती वो लोग कर रहे हैं। तो ये बड़ा ही एक अच्छा मॉडल है जिसमें हम डोमेन विशेषज्ञ यानी किसी क्षेत्र के विशेषज्ञों को हम है वो भर्ती वहाँ पर है वो कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा इसका उत्तर है हो सकता है कि हम डोमेन जो विशेषज्ञ है उनकी भर्ती करें, साइबर स्पेशलिस्ट की भर्ती करें पुलिस के अंदर, और जो हमारा इन्वेस्टिगेशन है वो वैज्ञानिक आधार पर है वो हो, जिसके अंदर हम विभिन्न प्रकार की बातें कर सकते हैं, जैसे डिजिटल फॉरेंसिक है या फिर साइबर जो फॉरेंसिक है, इनको हम यूज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकते हैं कि चुनौतियाँ क्या है, तो 2-3 महत्वपूर्ण चुनौतियाँ कि साइबर क्राइम और है वो इकोनॉमिक फ्रॉड। इनका हल क्या है। हल ये है कि हम डोमेन विशेषज्ञ जैसे साइबर स्पेशलिस्ट है, इकोनॉमिक जो स्पेशलिस्ट है, उन लोगों की है वो भर्ती करें, और कुछ स्टेट इनके अंदर आगे भी आए। उसमें विशेष रूप से मैं आपको बताना चाहूँगा पंजाब स्टेट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण। उसके बाद में एक क्वेश्चन अपन लोगों को और पूछा जाता है कि किसी भी स्थान पर दंगा हो जाए या राइट हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए, किसी भी स्थान के ऊपर जब दंगा हो तो सबसे बड़ी चीज़ या सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है क्विक रेस्पॉन्स। तो क्विक रेस्पॉन्स है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है दंगे की सिचुएशन के अंदर। तो हमें क्या करना चाहिए। जैसे पूछा जाता है कि मान लो आप सब इंस्पेक्टर हो या आप डीवाईएसपी हो या आप किसी भी पद के ऊपर हो, तो किसी स्थान पर दंगा हो जाएगा, आप क्या करोगे। तो मैं यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का उत्तर इस रूप में बताना चाहूँगा कि किसी भी स्थान के ऊपर दंगा हो तो अपने को सबसे पहले तो ये चीज़ देखनी है कि किसी भी स्थान पर दंगा ना हो, उसके लिए अपने को क्या करना है। तो उसके लिए अपने को ये चीज़ करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रिवेंटिव एक्शन, जैसे सीआरपीसी के अंदर सेक्शन 106 है, 107 है, 109 है, 110 है, 151 है, इनका हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, यानी प्रिवेंटिव एक्शन ले, लोगों को पाबंद करें, लोगों से बॉन्ड भरवाएं। उसके बाद में अगला स्टेप हम ये ले सकते हैं कि जिन एरिया के अंदर दंगा होने की संभावना है उस एरिया के अंदर पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ाएं, सतत पेट्रोलिंग है वो रखें, और अपने पास है वो रिजर्व फोर्स रखें, और जो भी असामाजिक तत्व हैं उस एरिया के अंदर उनके ऊपर हम कड़ी निगरानी रखें, उनको पाबंद करें, उनके ऊपर हम प्रिवेंटिव एक्शन लें। उसके बाद के अंदर ये हो सकता है कि हम शांति समिति उस एरिया की है उसके साथ हम बैठक करें, समाज के जो आगेवान है उनके साथ हम बैठक करें, और सभी जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनके साथ हम है वो समन्वय स्थापित करें। तो ये इसका उत्तर है वो हो सकता है कि दंगा ना हो, इसके लिए हम ये कर सकते हैं। मान लो किसी भी स्थान के ऊपर दंगा हो गया तो आप एसएचओ हो या आप सब इंस्पेक्टर हो, तो आप उस एरिया के अंदर है वो क्या करोगे। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि पुलिस के अंदर एक वेल सेटल्ड एक एसओपी होती है कि किसी भी प्रकार का किसी भी स्थान के ऊपर कुछ भी दंगा होता है तो उसके लिए पहले से ही एक प्री प्लानिंग होती है कि यदि यहाँ पर दंगा हो तो हमें क्या करना है। उसके लिए हर ज़िले के अंदर जो एसपी ऑफिस होता है उसके अंदर विभिन्न प्रकार के हैं वो कुछ
स्कीम बनी हुई होती है कि किसी स्थान पर दंगा हो तो वहाँ पे क्या, वो स्कीम वेल सेटल्ड होती है। उसके अंदर हर एक एसपी से लेके आईजी से लेके एक कांस्टेबल तक हर किसी की अपनी भूमिका तय होती है, किसको क्या करना है, किस स्थान पर जाना है। देखिएगा, दंगा और ये सब ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर हम सिंगल रूप से कुछ नहीं कर सकते, तो उसकी एक वेल सेटल्ड एक स्कीम होती है और हर एक कर्मचारी को उस स्कीम का पता होता है कि मेरी जिस समय दंगा होगा तो उस समय मेरी उस स्थान के ऊपर है वो क्या ड्यूटी होगी। तो हमें उस एसओपी का पालन करना चाहिए और उस एसओपी के आप हमारे पुलिस वाले को सभी को ध्यान हो, उसके लिए हमें समय समय के ऊपर है वो मॉक ड्रिल करनी चाहिए। उसके बाद के अंदर यदि दंगा हो गया तो वहाँ पर हमारा रेस्पॉन्स है वो क्विक होना चाहिए और जो भी सीनियर ऑफिसर है या मैं एसएचओ हूँ या कुछ भी हूँ तो मुझे खुद को है वो लीड करना चाहिए और विशेष रूप से ध्यान मुझे उस एरिया के जो असामाजिक तत्व है उनके ऊपर देना चाहिए। अब दंगा हो गया तो उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए हमने ये कि आगे से दंगा ना हो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि महत्वपूर्ण रूप से हमें एफआईआर है वो दर्ज करनी चाहिए। एफआईआर के अंदर कौन कौन से लोग थे, जो एफआईआर हमने दर्ज की है उनका बेहतर ऑफिसर के माध्यम से हमें उनका इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहिए, बेहतर साइंटिफिक एविडेंस हमें कलेक्ट करना चाहिए ताकि हम उन लोगों को है वो कोर्ट के अंदर उनको कन्विक्शन दिला सके और कन्विक्शन दिला के और एक उदाहरण पेश कर सके कि जो भी व्यक्ति इसके अंदर शामिल था उसके अंदर पुलिस है वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। तो ये एक डिटरेंट के रूप में है वो काम करेगा। उसके अलावा उस एरिया की जो स्थिति है वो सामान्य करने के लिए वहाँ की शांति समिति की हम है वो बैठक करेंगे, जो लोग हैं उनको आपस में अधिक से अधिक वापस उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाएंगे। विभिन्न प्रकार के डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट के माध्यम से हम है वो लोगों तक पहुंचेंगे, लोगों की जो साझा विरासत है उनके माध्यम से लोगों को है वो नज़दीक लाएंगे। तो ये इस क्वेश्चन का एक सामान्य उत्तर हो सकता है। इसके साथ में आप लोग अपने कुछ बातें भी है वो जोड़ सकते हो। उसके बाद में एक क्वेश्चन है वो सामान्यतः और पूछा जाता है जो मैं आपके साथ है वो डिस्कशन करना चाहूँगा। जैसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि साहब पुलिस में तो बड़ा भ्रष्टाचार है, फिर भी आप है वो पुलिस के अंदर क्यों आना चाहते हो या आप भ्रष्टाचार को कैसा दूर करोगे। तो यहाँ पर अपन थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिएगा, यदि आपसे ये पूछा जाता है कि आप एसएचओ हो तो आपको यहाँ पर बड़ी बातें नहीं करनी है कि मैं पुलिस में ये सुधार कर दूंगा, मैं पुलिस में वो सुधार कर दूंगा, क्योंकि ये डिसीजन मेकिंग जो चीज़ें हैं उनको अपन नहीं। तो यहाँ पर अपने को दो हिस्से में देखना है और क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सुनना है। जैसे मान लो आपसे ये पूछा जाए कि आप एसएचओ हो और आप है वो पुलिस स्टेशन की विभिन्न प्रकार की समस्याओं को है वो कैसे हल करोगे। मान लो ये क्वेश्चन आपसे है वो पूछा गया, तो आपको कुछ नहीं, आपको बहुत ही बेसिक बातें बतानी है कि सर मैं सबसे पहले जो पुलिस स्टेशन है उनकी बेसिक चीज़ों को देखूंगा कि वहाँ के जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके लिए साफ़ पीने का पानी है कि नहीं है, उनके लिए बैठने की जगह है कि नहीं है, उनका जो मेस है उसमें उनको खाना है वो अच्छा मिलता है कि नहीं मिलता है, और पुलिस के अंदर हमारी जो महिला प्रतिनिधित्व है या जो महिलाएं हैं उनके लिए अलग से है वो रूम है कि नहीं है। तो ये चीज़ें हैं वो मैं विशेष रूप से प्राथमिक रूप से देखूंगा कि पुलिस स्टेशन के अंदर एक अच्छा वर्क कल्चर डेवलप हो, एक अच्छा माहौल वहाँ पर रहे ताकि वो लोग है वो अच्छे से काम कर सके। उसके बाद के अंदर ये तो मैं एसएचओ के रूप में है वो इस चीज़ का हल करूँगा कि पुलिस स्टेशन के लोगों को मैं कैसे मोटिवेट कर सकूँ। तो मोटिवेट करने के लिए मैं ये काम है वो करूँगा। उसके अलावा यदि मुझे ये पूछा जाए कि पुलिस के अंदर है वो बहुत भ्रष्टाचार है और आप पुलिस के अंदर है वो क्यों आना चाहते हो, मुझे ऐसा लगता है कि आप तो है वो पुलिस के अंदर आके और खुद है वो भ्रष्टाचार करना चाहते हो, तो निश्चित रूप से ये क्वेश्चन आपसे वो पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक बात का विशेष रूप से ध्यान देना है, निश्चित रूप से इस बात को आपको एक्सेप्ट करते हुए ऐसे होता देना है कि सर निश्चित रूप से काफ़ी यहाँ पर भ्रष्टाचार है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारे लिए चिंताजनक है। यदि मेरा है वो सब इंस्पेक्टर के रूप में या एसएचओ के रूप में चयन हुआ तो सर मैं है वो ये कोशिश करूँगा कि पुलिस के अंदर है वो भ्रष्टाचार ना हो। इसके लिए सर मैं ये तरीका अपनाऊँगा कि सबसे पहले तो मैं ये चीज़ देखूंगा, सिस्टमेटिक सुधार करूंगा। सिस्टमेटिक सुधार के अंदर सर मैं ये करूंगा कि मेरे जितने भी कर्मचारी हैं उनको वेतन टाइम से मिले, उनके जो टीए डीए है या जो भी उनको भत्ता जो मिलता है वो भत्ता उनको है वो टाइमली मिले ताकि उनको किसी भी प्रकार की है वो परेशानी ना हो। अगली चीज़ मैं उनके लिए ये करूँगा, वेलफेयर का काम करूँगा सर कि जो भी पुलिस वाले हैं उनके बच्चे प्रॉपर स्कूल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, उनके लिए एंटरटेनमेंट का जो पुलिस वाले हैं या उनका जो परिवार है उनके लिए विभिन्न प्रकार के एंटरटेनमेंट की चीज़ें उनके पास है कि नहीं है, उनके लिए उचित स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं वो उनके लिए उपलब्ध है कि नहीं है। तो इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दूंगा।
और तीसरी चीज़ सर मैं टेक्नोलॉजी का यूज़ करूँगा। टेक्नोलॉजी में यह है कि सर पुलिस सबसे ज़्यादा बदनाम होती है कि जैसे ट्रैफिक जांच कर रही है तो उस समय 100 रुपये या 200 रुपये या इस प्रकार के जो भ्रष्टाचार, तो सर इसमें मैं जो ट्रैफिक के पुलिसकर्मी हैं उनके लिए बॉडी कैम है वो जो ऊपर कैमरा लगा होता है उसका यूज़ करूँगा, ताकि इस प्रकार की पुलिस का जनता के साथ व्यवहार बुरा ना हो, और जनता का भी कोई व्यक्ति यदि पुलिस के साथ बुरा व्यवहार करता है तो उसके ऊपर है वो रोक हो। और एक सर साथ में मैं ये भी करूँगा, विभिन्न प्रकार के जो डिकॉय ऑपरेशन होते हैं तो डिकॉय ऑपरेशन करके मैं खुद भी समय समय के ऊपर है वो चेक करता रहूँगा कि कहीं पर है वो मेरे डिपार्टमेंट के अंदर या मेरे नीचे जो कर्मचारी काम कर रहे हैं वो भ्रष्टाचार की गलत गतिविधियों के अंदर है वो लिप्त है कि नहीं है। और फिर लास्ट सर सबसे महत्वपूर्ण बात मैं ये रखूँगा कि जहाँ कहीं पर भी मेरे को भ्रष्टाचार सर दिखेगा उसके प्रति मैं है वो जीरो टॉलरेंस की तकनीक है वो अपनाऊँगा, किसी भी प्रकार से उस स्थिति को मैं है वो सहन नहीं करूँगा। तो इस क्वेश्चन का उत्तर ये एक अच्छा सा है वो हो सकता है। उसके बाद में आपको ये है वो एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कम्युनिटी पुलिसिंग के बारे में आप क्या जानते हैं। देखिएगा, पुलिस की छवि है वो काफ़ी ख़राब है, तो कम्युनिटी पुलिसिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुलिसिंग है। कम्युनिटी पुलिसिंग का मतलब ये होता है कि पुलिस और जनता के बीच में किसी भी प्रकार का गैप न होना। पुलिस जनता के बीच जाती है और जनता के कार्य करती है और जनता का पुलिस के अंदर है वो विश्वास करता है। तो कम्युनिटी पुलिसिंग के लिए नॉर्मली हमारे राजस्थान में या सब जगह क्या हो रहा है, जैसे विभिन्न प्रकार के पुलिस मित्र हम बनाते हैं, विभिन्न प्रकार के कम्युनिटी लेवल हमारे ग्रुप होते हैं, हमारी पीस समिति होती है, या हमें स्कूल जो विद्यार्थी का जो स्कूल कैडेट योजना है वो इसके अंदर कम्युनिटी पुलिसिंग के अंदर आपको एक ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कहाँ का मॉडल है वो सबसे प्रसिद्ध है। तो कम्युनिटी पुलिसिंग के अंदर आप ये बात बताओगे कि सर जो केरल मॉडल है वो बहुत ही प्रसिद्ध है और उसमें पुलिस है वो विभिन्न प्रकार से लोगों का, और कम्युनिटी पुलिसिंग का सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमने कोरोना के दौरान पुलिस के द्वारा जो कार्य किया गया उसके संदर्भ में हम वो देख सकते हैं। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है नॉर्मली, मोरल पुलिसिंग। देखिएगा, एक लोकतांत्रिक देश के अंदर रहते हुए हमें इस बात के ऊपर विशेष रूप से ध्यान रखना है कि मोरल पुलिसिंग किसी भी स्तर पर है वो स्वीकार्य नहीं है। मोरल पुलिसिंग का जो क्वेश्चन है वो सामान्यतः ये पूछा जाता है, जैसे ये वैलेंटाइन डे है या पार्क के अंदर विभिन्न प्रकार के प्रेमी जोड़े बैठे रहते हैं तो उनके ऊपर है वो समाज के कुछ तथाकथित लोगों के द्वारा है वो उनके ऊपर विभिन्न प्रकार का उनका ब्लैकमेल या उनको है वो प्रताड़ित किया जाता है। तो इसका उत्तर आपको इस तरह से देना है कि सर भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 21 है वो किसी भी व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है, और यदि किसी भी व्यक्ति की उम्र 18 साल से ऊपर है तो गरिमापूर्ण जीवन जीने के अंदर ये बात भी शामिल हो जाती है कि वो अपना किसको जीवन साथी चुने और किसके साथ किस प्रकार की बातें करे या किसके साथ बैठा रहे, किसके साथ उठे। तो किसी दूसरे व्यक्ति को अधिकार नहीं है कि उनके मूल अधिकारों का है वो हनन करे। यदि सर कोई व्यक्ति इस तरह से किसी के मूल अधिकारों का हनन करता है तो निश्चित रूप से गैर कानूनी है और अवैध है और उसको किसी भी स्तर पर है वो स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसका ये एक उत्तर है वो हो सकता है। उसके बाद में एक क्वेश्चन सामान्यतः ये पूछा जाता है दलित उत्पीड़न से संबंधित। तो इसका उत्तर आपको ये देना है कि सर ये दुर्भाग्यपूर्ण है, आज़ादी के 70 साल होने के बाद भी आज भी है हम अस्पृश्यता और दलित उत्पीड़न जैसे चीज़ें हैं वो हमारे सामने आ रही है। ये हमारे लिए अत्यधिक है वो चिंतापूर्ण है। सर मेरा ये मानना है कि दलित उत्पीड़न से संबंधित कोई भी केस आता है तो ये समाज का सबसे कमज़ोर वर्ग है और इसके प्रति हमारी संवेदनाएं हमेशा साथ रहनी चाहिए और जीरो टॉलरेंस हमें इनके प्रति अपनाना चाहिए, और जो उनका इन्वेस्टिगेशन है वो बेस्ट और फेयर इन्वेस्टिगेशन हमें है वो करना चाहिए, और जिन्होंने भी जो भी लोग ये अपराध करते हैं उनको हमें इस तरह से इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए कि उनको दंड मिले और भविष्य के लिए एक ये है वो उदाहरण के रूप में है वो पेश हो। तो ये भी एक है वो क्वेश्चन है। उसके बाद में एक क्वेश्चन है वो सामान्यतः मॉब लिंचिंग का पूछा जाता है। तो मॉब लिंचिंग का उत्तर भी आप इस तरह से ही दोगे कि सर एक लोकतांत्रिक देश के अंदर जहाँ पर विधि का शासन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 है वो विधि के शासन की है वो बात करता है, और अनुच्छेद 21 है वो व्यक्ति के गरिमापूर्ण जीवन जीने की है वो बात करता है, और किसी भी व्यक्ति को बिना है वो कानूनी प्रक्रिया के उनके जीवन जीने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। इसलिए सर मॉब लिंचिंग है वो अवैध है, गैर कानूनी है और निंदनीय है। सर हमें किसी भी स्तर पर हम इनको है वो इसको स्वीकार नहीं कर सकते, और मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन जारी की है और सर हमें उस गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप गूगल के ऊपर जाके उस गाइडलाइन को एक बार है वो अच्छे से पढ़ लीजिए, तो जब भी आपसे इंटरव्यू के अंदर कुछ पूछे तो उस गाइडलाइन के बारे में आप है वो अच्छे से उनको है वो बता पाए। उसके बाद में एक क्वेश्चन है
वो आपसे ये पूछा जा सकता है कि पुलिस है वो सामान्यतः एफआईआर दर्ज नहीं करती है, तो ये तो बहुत गलत है। या एफआईआर पुलिस, जैसे ये क्वेश्चन हो सकता है कि पुलिस एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करती, या है वो एफआईआर दर्ज करने के क्या नहीं करने के क्या कारण है और इनका हल क्या हो सकता है। तो ये क्वेश्चन की पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है, तो इसका आपने भी यही करना है कि सर निश्चित रूप से ऐसी शिकायतें हमारे सामने आती है कि पुलिस है वो एफआईआर दर्ज नहीं करती है। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है सर, ऐसा नहीं होना चाहिए। पुलिस का काम है एफआईआर है वो दर्ज करना। तो इसके सर जहाँ तक इसके कारण है, मेरी नज़र के अंदर इसके कारण ये है कि सर हम पुलिस की जो परफॉर्मेंस है वो जो पुलिस की परफॉर्मेंस का जो मेजरमेंट है हम इस आधार पर करते हैं कि यदि किसी पुलिस स्टेशन के अंदर ज़्यादा क्राइम हो गया, जो दर्ज हो गया या ज़्यादा केस हो गए, तो हमें ऐसा लगता है कि उस एरिया की लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है वो सही नहीं है, तो हम है वो ऐसा मानते हैं। तो और उसके बाद में सर एक बड़े लेवल पे भ्रष्टाचार भी है, एक राजनीतिक दबाव भी है वो रहता है, और सामान्यतः एक ये भी टेंडेंसी रहती है कि लोग आए तो उनका है वो किसी भी प्रकार से समझौता करवा दे। तो इसका जो हल है वो सर ये होगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ललिता कुमारी का जो केस था उसके अंदर ये कहा है कि पुलिस को एफआईआर दर्ज करना है वो कंपलसरी है। तो ललिता कुमारी केस का माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय है उसका हमें पालन करते हुए इसके ऊपर है वो हमें तुरंत एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। उसके बाद में हम सर एक आईटी का भी यूज कर सकते हैं। हम ऐसा ऑप्शन दे सकते हैं कि ऑनलाइन व्यक्ति है वो मेल के माध्यम से एफआईआर भेजे, अपनी शिकायत भेजे और उनको दर्ज करना है वो ज़रूरी हो। उसके अलावा हमें पुलिस का जो परफॉर्मेंस मापने का तरीका है वो हमें बदलना चाहिए कि हम किसी इस आधार पर पुलिस की परफॉर्मेंस तय ना करें कि एफआईआर ज़्यादा होगी तो इसका मतलब वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर है वो नहीं। हमें इस चीज़ को और ज़्यादा प्रोत्साहित करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा है वो केस है वो रजिस्ट्रेशन हो। तो ये क्वेश्चन आप इस तरह से है वो बता सकते हैं। उसके बाद में एक क्वेश्चन सामान्यतः ये पूछता है कि कमिश्नरेट प्रणाली और दूसरी जो सामान्य पुलिसिंग है उसके अंदर है वो क्या फ़र्क है। तो मैं दोनों को है वो बताना चाहूँगा कि उनके अंदर फ़र्क क्या है और क्यों कमिश्नरेट प्रणाली की है वो ज़रूरत पड़ी। तो सामान्य जो पुलिस प्रणाली होती है उसके अंदर जो सीआरपीसी है यानी जो क्रिमिनल प्रोसीजर जो कोड है उसके काफ़ी जो पावर होते हैं वो जो जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं उनके पास है, जिनको कार्यपालक मजिस्ट्रेट अपन है वो बोलते हैं, उनके पास वो अधिकार है वो होते हैं। जैसे विभिन्न प्रकार का कहीं किसी स्थान पर मेले लगते हैं तो उनकी परमिशन का, या कोई जुलूस निकालते हैं तो उनकी परमिशन का, या पुलिस किसी व्यक्ति को प्रिवेंटिव एक्शन का मतलब किसी भी अपराध को होने से रोकने के लिए उससे पहले जो पुलिस एक्शन लेती है किसी व्यक्ति के ऊपर उनको प्रिवेंटिव एक्शन अपन है वो बोलते हैं। वो किसी प्रकार का पनिशमेंट नहीं है, उसमें किसी भी व्यक्ति को किसी अपराध करने से रोका जाता है। जैसे सीआरपीसी सेक्शन 151 है जिसमें शांति भंग के आरोप में, या 106, 107, 109, 110 ये जो सीआरपीसी के कुछ सेक्शन है जिसके आधार पर अपन प्रिवेंटिव एक्शन है वो लेते हैं। तो इनमें कार्यपालक मजिस्ट्रेट को है वो विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ होती हैं। तो इनको देने के पीछे का जो मूल उद्देश्य था वो ये था कि जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन होता है एक लोकतांत्रिक देश के अंदर पुलिस या ऐसा माना जाता है कि ये संस्थाएं हैं वो किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन कर सकती है। तो चेक एंड बैलेंस के लिए सामान्यतः है वो ये जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट है उनको पुलिस से अलग है वो बनाया गया था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि नगरीकरण बढ़ा और नगरों की अपनी कुछ समस्याएं थी, उनकी अपनी कुछ जटिलताएं, जैसे मान लो ट्रैफिक की व्यवस्था है या वहाँ पर क्विक डिसीजन है वो लेने होते हैं। तो इसलिए या फिर विभिन्न प्रकार के संगठित अपराध है। मेरा कहने का मतलब ये है कि नगरों की अपनी है वो कुछ समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं को हल के लिए है वो कमिश्नरेट सिस्टम है वो लाया गया। राजस्थान में 2 जगह पर कमिश्नरेट सिस्टम है, एक जयपुर में है और एक है वो जोधपुर के अंदर है। तो जयपुर और जोधपुर तो आपको किस समय स्थापित हुआ, दोनों के अंदर कौन कौन से है वो कमिश्नर है, तो ये सब बातें आपको देख लेनी है। उसके बाद में इसमें ये देखना है कि जो कमिश्नरेट सिस्टम आने से है वो क्या फ़ायदा हुआ। देखिए कमिश्नरेट सिस्टम जब भी आता है तो कमिश्नरेट सिस्टम से क्या फ़ायदा हुआ है कि इसमें एक रूपता आई है कि पुलिस है वो क्विक डिसीजन लेने के अंदर, यानी जो त्वरित निर्णय
लेने के अंदर है वो सक्षम हुई है, ताकि विभिन्न प्रकार की जो नगरीय समस्याएं हैं, जैसे वहाँ मेला है या जुलूस है, तो उनकी परमिशन भी है वो वहाँ पर पुलिस देती है, या सीआरपीसी के जो प्रिवेंटिव एक्शन है उनके पावर भी है वो पुलिस के पास होती है, ताकि पुलिस के जो डिसीजन है वो स्विफ्ट हो जाए और पुलिस के जो डिसीजन है वो उनके अंदर त्वरितता है वो यानी तेज़ी है वो आ जाए, ताकि उन समस्याओं का तुरंत हल है वो अपन कर सकें। तो ये है वो कमिश्नरेट प्रणाली और है वो अपने नॉर्मल है वो प्रणाली। उसके बाद में एक क्वेश्चन नॉर्मली ये पूछा जाता है कि साहब आप क्यों पुलिस के अंदर आना चाहते हो, या एक बड़ी बात है वो बार बार सुनी जाती है कि पुलिस के ऊपर है वो बहुत राजनीतिक दबाव है, ये सब। तो देखिएगा ये क्वेश्चन आपसे वो पूछा जाएगा, तो इसका बड़ा ही सिंपल सा या सीधा सा उत्तर ये देना है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने भी एक बार है उसके संदर्भ में कहा था कि राजनीतिक दबाव होना गलत बात नहीं है। तो एक लोकतांत्रिक देश के अंदर राजनीतिक दबाव एक अच्छी बात है, क्योंकि कई बार हम लोगों के पास ज़्यादा पावर आती है तो हम अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। तो ये एक चेक एंड बैलेंस के लिए राजनीतिक दबाव होना अच्छी बात है, लेकिन राजनीतिक जो इंटरप्शन है या राजनीतिक जो शिकंजा है वो नहीं होना चाहिए। तो अपने को इसका बहुत ही अच्छा उत्तर ये बोल सकते हैं कि सर राजनीतिक दबाव होना गलत बात नहीं है, लेकिन राजनीतिक शिकंजा या राजनीतिक पॉलिटिकल इंटरफेयर होना है वो गलत बात है। एक लोकतांत्रिक देश के अंदर जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो पुलिस से कोई किसी भी प्रकार से दबाव बनाते हैं तो वो सही काम के लिए भी बोलते हैं, तो ये एक अच्छी बात है और हमें इनका है वो सम्मान करना चाहिए। और सर यदि मेरे ऊपर गलत काम के लिए किसी भी प्रकार का राजनीतिक दबाव आएगा तो मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक उस चीज़ को है वो मना कर दूंगा। हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि अपनी विनम्रता को है वो कभी भी नहीं बोलना है। उसके बाद में आपसे एक क्वेश्चन है वो ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान पुलिस की है वो क्या क्या चुनौतियाँ। तो देखिए राजस्थान पुलिस की 5-7 चुनौतियाँ मैं बता देता हूँ, उसके अंदर आप है वो तैयार कर लेना कि मैं इन 5 चुनौतियों को बताऊँगा। कुछ एक लंबा भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर है, तो सुरक्षा संबंधी एक चिंता राजस्थान पुलिस के साथ में हमेशा रहती है। उसके बाद में संगठित अपराध, विभिन्न प्रकार के जो है वो अवैध जो तस्करी है, शराब माफिया है, तो विभिन्न प्रकार की जो एक संगठित अपराध है वो भी राजस्थान पुलिस के सामने एक है वो बड़ी चुनौती है। उसके बाद में खनन माफिया भी राजस्थान पुलिस के सामने, जैसे बिजली खनन से संबंधित और विभिन्न प्रकार की बातें हम देखते रहते हैं। उसके बाद में राजस्थान पुलिस का है वो गुजरात से लंबा एक है वो बॉर्डर है, हरियाणा का बॉर्डर है, पंजाब का बॉर्डर है। तो इंटर स्टेट जो अपराधी है अपराध करके एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर है वो चले जाते हैं, या उसकी एक जैसे गुजरात बॉर्डर पे शराब की तस्करी या हरियाणा पंजाब बॉर्डर पे शराब की तस्करी, ये एक है वो बड़ी चुनौती है वो राजस्थान पुलिस के सामने है वो। और उसके अलावा जो शहरीकरण है, बढ़ता हुआ जो शहरीकरण है वो भी राजस्थान पुलिस के सामने एक है वो चुनौती है। या महिलाओं से संबंधित जो या दलितों के उत्पीड़न से संबंधित जो अपराध बढ़ रहे हैं, ये भी एक है वो बड़ी चुनौती है। उसके बाद में एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि महिला अपराध जो नियंत्रण है या दलितों के ऊपर जो अपराध हो रहे हैं उनके नियंत्रण के लिए आप वो क्या करोगे। तो उसमें हमेशा इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो तो ये है कि सर मैं चाहूँगा कि ऐसे मामले ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्ट हो, उनकी FIR तुरंत दर्ज हो, उनका जो इन्वेस्टिगेशन है वो फेयर हो और स्पीडी हो। और उसके बाद में सर ये तो हो गया कि यदि क्राइम हो गया तो तुरंत उसकी FIR दर्ज हो, उनका इन्वेस्टिगेशन फेयर हो, स्पीडी हो, और केस ऑफिसर जो स्कीम राजस्थान पुलिस में चल रही है उसके माध्यम से जल्दी ट्रायल चल के और जो भी अपराधी है उनको है वो अपराध की सज़ा मिले। और उसके अलावा इस प्रकार के अपराध ना हो, इसके लिए समाज के अंदर है वो अवेयरनेस लाना और समाज के जो भी विभिन्न प्रकार के वर्ग हैं उनके बीच में है वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है वो करना। और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए उनकी जो साझा संपत्तियां हैं, उनकी जो साझा संस्कृति है, उनके माध्यम से उनको अधिक से अधिक है वो मेल मिलाप करना, शांति समिति की जो मीटिंग और ये सब चीज़ें हैं वो करना। तो ये बातें हैं वो अपन इसके अंदर बता सकते हैं। उसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि पुलिस के अंदर है वो टेक्नोलॉजी का यूज़। तो पुलिस के अंदर टेक्नोलॉजी के यूज़ के अंदर विभिन्न प्रकार के मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ। जैसे अपने को है वो GPS का यूज़, जैसे पुलिस के वाहनों के दुरुपयोग की बात कही जाती है तो पुलिस के वाहनों के अंदर अपन GPS यूज़, ताकि उनका ट्रैकिंग होता रहे कि वो किस स्थान से किस स्थान। उसके अलावा पुलिस स्टेशन के अंदर या कई जगह पर ऐसा कहा जाता है कि पुलिस का जनता के साथ व्यवहार है वो अच्छा नहीं है, तो हम पुलिस स्टेशन के अंदर और महत्वपूर्ण स्थल के ऊपर है वो CCTV कैमरा है वो लगा सकते हैं। तो CCTV कैमरा के माध्यम से है वो एक बेहतर है वो हम लोग कर सकते हैं। उसके अलावा एक है वो जो हम
सिटीजन चार्टर तैयार कर सकते हैं। सिटीजन चार्टर के माध्यम से कि पुलिस स्टेशन के अंदर सामान्यतः एक ये कहा जाता है कि पुलिस बहुत लोगों को इधर उधर घुमाती है, काम नहीं करती, तो उसके लिए सर हम सिटीजन चार्टर है वो बनवा सकते हैं। सिटीजन चार्टर में कि कौन कौन से काम पुलिस करती है और किस काम के लिए कितने दिन की है वो लिमिट है, और यदि आपका काम पूरा नहीं हुआ तो आप किसको शिकायत करोगे, और सिटीजन चार्टर के अंदर हम जनता का फीडबैक भी लेंगे और जो भी उसके अंदर कमियाँ हैं उनको हम है वो पूरा करेंगे। उसके अलावा एक ये भी है कि वर्तमान समय में टेक्नोलॉजी यूज़ के अंदर कि पुलिस के अंदर बहुत बड़ा पुलिस के पास एक डाटा होता है। जैसे मान लो फिंगर जो प्रिंट है या जो विभिन्न प्रकार के जो FIR दर्ज है उनमें विभिन्न प्रकार के अपराधियों का जो डाटा है वो है, तो हमारे पास एक बिग डाटा है। तो बिग डाटा एनालिसिस करके हम विभिन्न प्रकार की जो मोडस ऑपरेंडी है या अपराधियों के जो किस प्रकार से अपराध करते हैं उनका एक तरीका है वो हम तैयार है वो कर सकते हैं। इसके अलावा वर्तमान समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात चल रही है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हमारे लिए है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से भी हम है वो विभिन्न प्रकार की जो प्रिडिक्शन है वो कर सकते हैं और उन प्रिडिक्शन के माध्यम से है वो अपराधों को रोक सकते हैं। उसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि कन्विक्शन, यानी किसी व्यक्ति ने अपराध कर दिया तो उसके बाद में उनको सज़ा मिले, उसके लिए हमें है वो क्या करना चाहिए, ये क्वेश्चन भी आपसे है वो पूछा जाता है। तो उसके लिए उत्तर मेरी दृष्टि से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक तो गवाह सुरक्षा, क्योंकि सामान्यतः क्या होता है कि जो गवाह है वो बदल जाते हैं, तो या गवाहों को है वो परेशान किया जाता है, और यदि कोर्ट के अंदर गवाह बदल गया या गवाहों को परेशान किया गया तो ये एक बहुत बड़ी है वो हमारे सामने चुनौती। इसलिए गवाह सुरक्षा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और गवाह सुरक्षा के लिए मैं आपको एक थोड़ा सा हिंट दूंगा कि दिल्ली पुलिस का जो मॉडल है उसको आप देख लेना कि वो लोग जो गवाह है महत्वपूर्ण केस के, उनके घर के चारों तरफ है वो पेट्रोलिंग रखते हैं ताकि उनको कोई परेशान ना करे। CCTV कैमरे है वो लोग लगा देते हैं ताकि कोई भी इनको धमकी दे या परेशान करे तो पुलिस को पता चले। एक नोडल ऑफिसर नियुक्त करते हैं तो उनको किसी भी प्रकार से गवाहों को दिक्कत आती है तो वो उनसे है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा जो जांच का तरीका है वो और क्या होना चाहिए, आधुनिक होना चाहिए, और क्या होना चाहिए है वो वैज्ञानिक तरीका है वो होना चाहिए। हम अब 18वीं सदी या 19वीं सदी के तरीके हैं वो यूज में नहीं ले सकते। उसके लिए हमें आधुनिक तरीके, जैसे विभिन्न प्रकार के हम जो फोरेंसिक विशेषज्ञ हैं, विभिन्न प्रकार के जो मनोवैज्ञानिक जो विशेषज्ञ हैं उनकी हम सेवाएं ले सकते हैं। विभिन्न प्रकार के जैसे नार्को एनालिसिस है, ब्रेन मैपिंग है और जो पॉलीग्राफी है, इनका हम है वो यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपसे ये भी क्वेश्चन इनको अलग अलग से पूछा जा सकता है कि नार्को एनालिसिस क्या है, पॉलीग्राफी क्या है, ब्रेन मैपिंग क्या है। आप नेट पे जाके एक बार देख लीजिए, छोटी छोटी चीज़ कि इनके हल्के हल्के हैं वो इनके अंदर फ़र्क होते हैं। इसका बाद में एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि क्या ये कोर्ट के अंदर है वो मान्य होते हैं। तो इसका आपको ये ध्यान रखना है कि सर ये कोर्ट के अंदर मान्य नहीं होते हैं, लेकिन ये हमें विभिन्न प्रकार के है वो जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं उनके अंदर अपने को है वो ये लीड दिला सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा राजस्थान पुलिस के अंदर एक केस ऑफिसर स्कीम है वो चलती है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर पूरे केस को है वो एक अधिकारी नियुक्त कर दिया जाता है और वो पूरे केस की मॉनिटरिंग करता है। तो ये बड़ी ही अच्छी है। इसके अलावा मैं आपको एक बताना चाहूँगा विजयवाड़ा मॉडल जो आंध्र प्रदेश के अंदर, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर उसमें क्या होता है कि एक ज़िले के अंदर एक ऐसा सेंटर स्थापित कर दिया जाता है कि पुलिस के कौन कौन से है वो केस है वो चल रहे हैं, उन केस की क्या क्या स्थिति है। तो वहाँ पर हर कोर्ट के अंदर पुलिस के कांस्टेबल या पुलिस के विशेषज्ञ रहते हैं। कल किस केस की है वो हियरिंग है, कल किस केस के बारे में है वो क्या चीज़ है, वो पहले से ध्यान रखते हैं। कौन सा गवाह को आना है तो पहले से सब गवाहों को बुलाया जाता है, उनको ब्रीफ किया जाता है, वो कोर्ट के अंदर कैसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उनको जो वकील है या जो दूसरे विशेषज्ञ हैं उनसे उनका है वो मुलाकात करवाई जाती है, ताकि वो बहुत अच्छी तरीके से कोर्ट की बारीकियों को जान सके और बहुत ही अच्छी तरीके से कोर्ट के सामने अपनी बात रखे। तो ये है वो कन्विक्शन बढ़ाने का, क्योंकि सामान्यतः है वो कन्विक्शन रेट बहुत कम है और ये बहुत चिंता का विषय है। तो एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है, ये है बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एक क्वेश्चन सामान्यतः आपसे है वो ये पूछा जा सकता है कि पुलिस की कस्टडी के अंदर है वो मौत। तो देखिए दो प्रकार की कस्टडी होती है, एक पुलिस कस्टडी होती है और एक जुडिशियल कस्टडी होती है। तो पुलिस कस्टडी है वो CRPC के अनुसार वो किसी भी व्यक्ति की अधिकतम है वो 15 दिन की जो पुलिस कस्टडी है वो हो सकती है, और जब व्यक्ति जेल के अंदर होता है तो उसको है वो जुडिशियली कस्टडी है वो बोला जाता है। तो पुलिस कस्टडी एक के अंदर मौत है वो एक बहुत ही चिंता का विषय रहा है। तो इसका उत्तर आप इस तरह से दोगे कि सर पुलिस कस्टडी के अंदर मौत होना एक चिंता का विषय है, और सर कोई भी व्यक्ति को हम यदि पुलिस स्टेशन के अंदर लाते हैं तो हमारी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि उस व्यक्ति का है वो, क्योंकि दंड देने का अधिकार है वो पुलिस को नहीं है। भारतीय संविधान के अंदर
है वो शक्ति का जो पृथक्करण किया गया है, उसमें पुलिस है वो एक का काम है एग्जीक्यूशन का। तो हम बेहतर इन्वेस्टिगेशन करें, तो इन्वेस्टिगेशन के लिए हम वैज्ञानिक तरीके अपनाएं, लेकिन हम किसी भी प्रकार से व्यक्ति को हमें जान लेने का हक है वो नहीं है, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 21 है वो गरिमापूर्ण जीवन की बात है, वो कहता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा हम किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति की है वो जान नहीं ले सकते। तो इसका उत्तर आप है वो ये दे सकते हैं कि सर इसका रीज़न है वो क्या क्या हो सकता है। इसका रीज़न ये हो सकता है कि पूछताछ के हमारे तरीके आज भी क्या है प्राचीन है, और हम विभिन्न प्रकार की है वो गलत तकनीकी, जैसे जिसको 3rd डिग्री कहा जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार से व्यक्ति को है वो टॉर्चर किया जाता है। एक क्वेश्चन है वो सामान्यतः और पूछा जाता है कि हिरासत में मौत या पुलिस कस्टडी में मौत का। तो यहाँ पर आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो ये है कि एक होती है पुलिस कस्टडी। सीआरपीसी के अनुसार किसी भी व्यक्ति को अधिकतम है वो 15 दिन की पुलिस कस्टडी हो सकती है, और वो भी माननीय है वो जो जज महोदय है वो देते हैं कि कितने दिन की है वो पुलिस कस्टडी में रहना, ताकि व्यक्ति से है वो विभिन्न प्रकार के उस केस से संबंधित है वो पूछताछ हो सके। और दूसरी होती है जुडिशियल कस्टडी, जिसमें किसी व्यक्ति को पुलिस थाने में नहीं रखकर उसको जेल भेज दिया जाता है, उसको जुडिशियल कस्टडी बोलते हैं। तो हिरासत में मौत, इसमें आपको ये बोलना है कि सर ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसको कोई भी व्यक्ति यदि पुलिस की कस्टडी के अंदर है तो ये पुलिस की पूर्ण जिम्मेदारी बनती है कि उस व्यक्ति के स्वास्थ्य का पूर्ण ख्याल रखें। अब इसका आप रीज़न ये बता सकते हो क्या क्या। एक तो हमारे क्या जांच के पुराने तरीके हैं, इन्वेस्टिगेशन के पुराने तरीके हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार से व्यक्ति को टॉर्चर किया जाता है। तो जिसमें कई बार 3rd डिग्री या इस प्रकार से बात या पूछे जा सकते हैं, जैसे आप सदी से पूछ सकते हैं कि भाई 3rd डिग्री चोट, तो उसमें विभिन्न प्रकार से है वो गैर मानवीय तरीके हैं अपनाए जाते हैं, तो जो कि किसी भी स्तर पर है वो स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि पुलिस का काम किसी भी व्यक्ति को प्रताड़ित करना नहीं हो सकता। किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का दंड देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ न्यायपालिका को है। तो यहाँ पर अपन ये बता सकते हैं कि जो जांच के हैं वो अपने इन्वेस्टिगेशन के पुराने तरीके, तो इसको रोकने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं कि सर किसी भी व्यक्ति को पुलिस के अंदर लाने के बाद में जो सीआरपीसी के अंदर एक प्रॉपर उसका एक तरीका दिया गया है कि उस व्यक्ति का है वो मेडिकल जांच हो, उसमें उसको किसी भी प्रकार से दिक्कत हो तो तुरंत उसको है वो डॉक्टर की सहायता दिलाई जाए। उसके अलावा हमारे जो जांच के तरीके हैं उनको हमें सर बदलना चाहिए। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि है वो जांच के आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों के अंदर जैसे पॉलीग्राफी है, या फिर नार्को एनालिसिस है, या ब्रेन मैपिंग है, या फिर जो विभिन्न प्रकार की जो फोरेंसिक है, जिसके अंदर हम क्राइम सीन के अंदर है वो जो जैसे मान लो डीएनए प्रोफाइलिंग है, तो इन सब को अपन है वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है डीएनए प्रोफाइलिंग है या फिंगरप्रिंट है, ये सब कोर्ट के अंदर एडमिसिबल होता है, लेकिन पॉलीग्राफी है या जो ये अपने नार्को एनालिसिस है, इनको है वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं माना जाता। लेकिन ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये आपको विभिन्न प्रकार के तथ्य उपलब्ध करवाकर आपके जो इन्वेस्टिगेशन है उनको है वो लीड प्रदान है वो कर सकती है। तो हम इसके अंदर ये बता सकते हैं, और उसके बाद में ये कह सकते हैं कि सर यदि गलत तरीके से पुलिस हिरासत के अंदर किसी व्यक्ति की मौत होती है तो हमें इसके प्रति 0 टॉलरेंस अपनानी चाहिए, और जो भी दोषी है उनको कठोर से कठोर दंड है वो देना चाहिए। और साथ में आप एक बात ये भी बता सकते हो कि सर किसी भी व्यक्ति को हम अरेस्ट करते हैं तो उसके लिए भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो अरनेश कुमार वर्सेज है वो गवर्नमेंट ऑफ बिहार का जो केस है उसके अंदर एक पूरी उन्होंने है वो सीआरपीसी के अंदर एक एसओपी है उन्होंने निर्धारित किया है कि किस तरह से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना है, उसके बाद में किस तरह से उनके साथ है वो अपने को क्या क्या स्टेप है वो अपनाना है। तो एक